हिंदुत्व को लेकर घमासान तेज हो गया है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। जिस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने का सपना देख रही है, उसमें पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता पलीता लगाने पर तुले हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता, पूर्व केंद्र मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर एक किताब लिखी और उसमें एक ऐसा संदर्भ जोड़ दिया कि कांग्रेस सियासत में आ गई है। नरम हिंदुत्व को नमस्कार कर चुनावी पुरस्कार पाने की आस देख रही कांग्रेस की उम्मीदों में अपने ही नेता पलीता लगा रहे हैं। चुनावी मौसम में सलमान खुर्शीद अयोध्या पर नई किताब लेकर आए हैं। नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। लेकिन इस किताब में व्यक्त विचार कांग्रेस के अरमानों को सूर्यास्त करने वाले साबित हो सकते हैं। किताब की तो बात तो आगे करेंगे, पहले विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि चिदम्बरम की चिंता सुनिए। So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. That will forever, that conclusion will forever haunt us. तो अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को हिंदू वोटरों की बड़ी जमात ने हृदय से लगा लिया, चिदम्बरम उसी पर सवाल उठा रहे हैं। जो कुछ कह रहे हैं उसके राजनीतिक असर का आप अंदाजा लगा सकते हैं। The truth was that what happened on the 6th of December 1992 was a terrible wrong. It was an incident that debased our constitution, that defied the Supreme Court, and created what appeared to be at that time an unbridgeable chasm between two communities. It was wrong, terribly wrong. I will say it 100 times. It will always be a terrible wrong. खैर, ये तो चिदम्बरम के हिस्से का विवाद था। सलमान खुर्शीद ने अपने हिस्से का विवाद अपनी इस नई किताब में आगे कर दिया है। ये सनराइज ओवर अयोध्या का पेज नंबर 113 है। चैप्टर है सैफरन स्काई, यानी भगवा आसमान। इसमें एक जगह खुर्शीद ने लिखा है, हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण के द्वारा साधु संतों के सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व को किनारे लगा रहा है। हर तरह से ये राजनीतिक संस्करण हाल के वर्षों के आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। एक तो चुनावी सीजन, उस पर हिंदुत्व का सवाल। सलमान खुर्शीद ने जो कुछ लिखा वो बारूद साबित हुआ। यूपी की सियासत में जैसे आग लग गई। दिल्ली में 2 वकीलों ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया तो बीजेपी ने हमलों की बौछार कर दी। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी? बीजेपी के हमले का सलमान खुर्शीद ने जवाब बीजेपी नेताओं की समझ पर सवाल उठा कर दिया। चैप्टर है सैफरन स्काई, उसके अंदर सनातन धर्म का, हिंदुत्व का, बोको हराम का आपने जिक्र किया। उसके ऊपर काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है दूसरी तरफ से भी आगे होता है। जो हिंदुइज्म नहीं जानता है वो तीखी प्रतिक्रिया करेगा, और जो हिंदुइज्म नहीं जानता है, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता है, या जो इस्लाम को नहीं समझता है, उससे क्या बहस करेंगे। इस समारोह में कांग्रेस के 3 नेता मौजूद थे, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह। ये तीनों वो नेता हैं जो हिंदुत्व पर हमलावर रहे हैं। लेकिन यह हमला ऐसे वक्त में हो रहा है जब राहुल प्रियंका की राह बदली दिख रही है। तो क्या ये पूरा प्रकरण कांग्रेस के लिए एक और सेल्फ गोल का सबब बन जाएगा? दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। सेल्फ गोल या सोची समझी नीति के तहत विमोचन समारोह में कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुत्व पर धुआंधार व्याख्यान किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि
हिंदुत्व खतरे से बाहर है। चिदंबरम ने सवाल उठाया कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लिंचिंग पर कुछ क्यों नहीं बोलते, लेकिन बीजेपी को एक मौका मिल गया। बीजेपी ने सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ही हमला बोल दिया। आज कहा जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है, उस कुंठित सोची समझी विचारधारा को है जो देश में फूट डालो राज करो की ब्रिटिश हुकूमत की जो उस विचारधारा थी, उसको प्रतिपादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है, केवल खतरा उनको है, समाज को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रही, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी। कैसे समाज को बांटे, कैसे जहर फैलाए, कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे। विपक्ष के दलों की भी मजबूरी बन गई है कि प्रगति की बात करें, विकास की बात करें। 5 विधानसभा के चुनाव जो अगले वर्ष हैं, ये जानते हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। उनकी नफरत की राजनीति को जनता नकार रही है। हिंदुत्व को अपमान करना, हिंदुत्व को कम करके दिखाना, हिंदुत्व के नाम पर जो लोगों को गालियां देना, यह बहुत गलत है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करना चाहता हूं, हिंदुत्व को अपमान ना करो, हिंदुओं को अपमान ना करो, हिंदू देवताओं को अपमान ना करो। सभी मजहब के साथ एक ही की रीति से रहने के लिए सीखो आप लोग। इस प्रकार से पूरे देश में आज किस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है, जहां इस देश के आर्थिक हालात को देखते हुए जो नोटबंदी के बाद से आज तक जिस प्रकार से गरीबों के हालात बिगड़े हैं, महंगाई बढ़ती गई है, आज उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। केवल उनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान शमशान, इसके अलावा दूसरा उनके पास विषय नहीं है। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से जोड़ा तो जैसे बारूद के ढेर पर आग लगा दी। बीजेपी पूरी तरह से समय हमलावर है। अयोध्या पर एक नए सियासी कांड की शुरुआत हो गई है। सुनिए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे इस पर क्या कह रहे हैं। सर, जो किताब लिखी है सलमान खुर्शीद ने, सर उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि कैसे अयोध्या पे किताब है, लेकिन कहा गया है कि बोको हराम और आईएसआईएस जैसा है हिंदुत्व। क्या कहेंगे सर इस पे? सलमान खुर्शीद जी का बयान अत्यंत निंदनीय है और ये सब कांग्रेस को इसका संज्ञान लेके क्षमा याचना करना चाहिए। लेकिन सिर्फ सलमान खुर्शीद अकेले नहीं है सर, बुक की लॉन्चिंग पे और भी कांग्रेस लीडर्स थे। दिग्विजय सिंह भी थे वहां पर। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स की जो विचारधारा थी, बंटवारा करो और रूल करो, वही जो है आज की सोच भी बन गई है। उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सब कांग्रेस के नेता दिग्भ्रमित हैं। मोदी जी की व्यापकता, भारत सहित वैश्विक स्वीकार्यता इन्हें पच नहीं रही है। इनको अनाप शनाप बयान देके सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अरे आज अन्नपूर्णा का जिस तरह का आज उनका भारत में आगमन हुआ है, और अन्नपूर्णा सबको अन्न आशीर्वाद मंगल देने वाली देवी है, उस अन्न का आशीर्वाद इन लोगों को ही मिलेगा। ऐसे कुत्सित, ऐसे हल्के बयान इन लोगों को नहीं देने चाहिए। मेरी तो यही सलाह है। सर आखिरी सवाल है मेरा, पी चिदम्बरम का भी उसी में एक और टिप्पणी आई थी कि जो अयोध्या का मंदिर तो बनाया जा रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद किसी ने नहीं तोड़ी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जरूर आ गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि तोड़ी ही नहीं गई मस्जिद। अब चिदम्बरम जो टिप्पणी करते हैं, उनके लेख भी मैं पढ़ता हूं, और चिदम्बरम
जिस बहुत ही एक संकीर्ण मानसिकता में जीते हैं, उनसे इससे अधिक बयान की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में देश के बंटवारे के गुनाहगार मोहम्मद अली जिन्ना अभी भी छाए हुए हैं। जिन्ना को लेकर विवादों के नए नए अध्याय लगातार खुलते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिन्ना वाले बयान का जो दिया था उस पर विवाद अभी थमा भी नहीं कि ओपी राजभर ने जिन्ना पर एक और बयान दे दिया और इस पर बीजेपी को हमला करने का एक और मौका मिल गया। यूपी की सियासत में फिर से जिंदा हो गए हैं देश के बंटवारे के गुनहगार मोहम्मद अली जिन्ना। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले दिनों जो शुरुआत की थी उसे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव के जिन्ना बयान के संदर्भ में जब वाराणसी में राजभर से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? राजभर से पहले अखिलेश ने जिन्ना को बापू, नेहरू और पटेल की तरह क्रांतिकारी बताकर विवाद खड़ा किया था, जिस पर सीएम योगी ने जमकर तंज कसा था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अगले साल यूपी के चुनावी समर में अखिलेश और राजभर साथ उतरने वाले हैं। ऐसे में जिन्ना पर दोनों की सोच ने बीजेपी को हमले का खासा हथियार दे दिया। इतिहास के काले पन्ने में वो डायरेक्ट एक्शन का जो आह्वान है, क्या ये धरती कभी भूल सकती है? देश के लाखों पिछड़ों की गर्दन को काटकर यहां की जमीन को लाल कर दिया गया, ये कोई भूल सकता है इसको? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानसिक संतुलन कहां जा रहा है? जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं, उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। भारत पर, भारतीयों पर उनको बोझ बनकर नहीं जीना चाहिए। ऐसे वक्त में जब यूपी में जनता से जुड़े मुद्दों की कमी नहीं है, विपक्ष के लिए जिन्ना की चर्चा को केंद्र में लाना बीजेपी के पाले में गेंद डालने जैसा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ओपी राजभर अभी भी अपने बयान पर डटे हैं। बीजेपी पूरी ताकत से तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? ये सोच इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव के अंदर एक जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में एक डिवाइड करने का प्रयास है। अल्पसंख्यक वोट के अंदर जो मुस्लिम है उसकी तुष्टीकरण की जा रही है। उन लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो तालिबान की सोच वाला है, वो जिन्ना की सोच वाला है। अरे वो उनको आप कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो? मेरा प्रश्न इन लोग से, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव से है कि आप उत्तर प्रदेश के मुसलमान को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में विकास की चुनावी बयार बहाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। बीजेपी ने इस महीने विकास के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। विकास की ध्वजा थामे उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी हो रहा है। नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं और विकास से लैस योजनाओं की झड़ी लगाने वाले हैं।
कानपुर वासियों को न केवल बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां से प्राप्त होगी, बल्कि यहां के पॉल्यूशन को भी कम करने में इससे भारी मदद मिलेगी। इधर चुनाव की आहट तेज हुई, उधर राजनेताओं के कदम ताल तेज हुए। कहीं हरी झंडी, कहीं लोकार्पण, कहीं शिलान्यास तो कहीं नए ऐलान। वायदों और घोषणाओं की बरसात में पूरा उत्तर प्रदेश भीग रहा है। जैसे कि कुछ छींटे कानपुर को भी भिगो गए। उनमें से एक मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन का ये रंगारंग कार्यक्रम है, जिसमें खुद सीएम साहब शामिल हुए। कानपुर अब अपने आप में एक मेट्रो सिटी हो गई है, जो केवल आबादी के हिसाब से नहीं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और उनकी पूरी टीम को समय से पहले इस ट्रायल रन के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और भारत सरकार का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शहरों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं और अगले साल के चुनाव में वोट पाने के लिए योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले को अगले हफ्ते पीएम मोदी भी आगे बढ़ाने यूपी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर महीने में 3 बार उत्तर प्रदेश आएंगे। सबसे पहले वो अगले हफ्ते 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाता है। ये सूबे के 9 जिलों को जोड़ेगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। 2018 में प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जो अब बनकर तैयार हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सपना अखिलेश यादव ने सत्ता में रहते हुए देखा था, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का काम योगी सरकार ने किया है। ऐसी ही योजनाओं के दम पर बीजेपी यूपी के काया पलट का दावा कर रही है। पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। चुनाव का ऐलान होने से पहले योगी सरकार विकास की कई और मिसालें यूपी के सामने रखने वाली हैं। पूर्वांचल के साथ साथ बुंदेलखंड को भी राजधानी लखनऊ से सीधे जोड़ने के लिए योगी सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। इसे दिसंबर तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इसका भी उद्घाटन 2022 के चुनाव से पहले हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धार्मिक नगरी चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, औरैया, जालौन और इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नवंबर में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ यूपी आने से चुनावी माहौल में गजब की गर्मी आना तय है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री 19 तारीख को झांसी आएंगे, जहां पर वो रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। इसी दौरे में पीएम नल के जरिए जल योजना समेत कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे।
लेकिन यूपी को सबसे बड़ा तोहफा इस महीने प्रधानमंत्री की आखिरी यात्रा में मिलेगा, जब प्रधानमंत्री एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी 25 नवंबर को करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में बन रही फिल्म सिटी का भी नींव रखेंगे। बीजेपी नई नई योजनाओं की कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विकास यूपी चुनाव का मुद्दा बन पाएगा। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। मजहब के बाद जाति उत्तर प्रदेश चुनाव की दूसरी बड़ी हकीकत है। पहले मजहब का मूलधन खड़ा करो और फिर उसमें जाति का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर जीत का जुगाड़ बनाओ। उत्तर प्रदेश में इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। यूपी के चुनावी बाजार में अखिलेश यादव इत्र की शीशी लेकर उतरे हैं। जिस समाजवाद का संदर्भ लोहिया समाज के आखिरी व्यक्ति में तलाशते रहे, उस समाजवाद को अखिलेश यादव ने इत्र की शीशी में बंद कर दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान, भूख, भ्रष्टाचार और बेरोजगार की जगह अखिलेश प्रतीक के तौर पर मेड इन कन्नौज इत्र लाए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनके टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए न बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। यूपी की राजनीति को महकाने का ये आइडिया तो लाजवाब है, लेकिन उसके लिए ये इत्र नाकाफी है। राजनीति तो तब महकेगी जब असली मुद्दे फोकस में आएंगे। उत्तर प्रदेश तो तब खुशबूदार होगा जब विकास की बयार बहेगी, और वो होने से रहा, क्योंकि जात पात, धर्म अधर्म के आसरे चौतरफा चुनावी कदम ताल हो रहा है। चुनाव के किसी न किसी शहर में आए दिन ब्राह्मण सम्मेलन, ओबीसी मंथन तो दलित अभिनंदन होता रहता है। धर्म के दामन के साथ जाति की चोली चिपक गई है। आपने इतने जोरदार आवाज में जाति वंदना पहले नहीं देखी होगी। हमने आप लोगों के हितों का, अकेले दलितों का नहीं, पिछड़ों का नहीं, अकलियतों का नहीं, बल्कि अपर कास्ट समाज के लोगों का भी, और अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों का भी, क्योंकि उस चुनाव में इनका बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। तो हमने सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर, हर मामले में पूरा ध्यान रखा। यूपी चुनाव में जाति को साधने की कोशिश तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती। लेकिन बीजेपी ने इस पर बड़ा फोकस तब किया जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, और फिर योगी कैबिनेट में जितिन प्रसाद जैसे ब्राह्मण चेहरे को दाखिला मिला। प्रियंका गांधी की सक्रियता के बाद मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। इसलिए विशेषज्ञों की बेचैनी ये सोचकर बढ़ने लगी है कि अब की बार यूपी में ब्राह्मणों का किस पर एतबार होगा, ओबीसी वोटर किस पर विश्वास करेंगे। दलितों को लेकर भी गारंटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। जनता मौन है और जाति वाली राजनीति पूरी तरह तनी हुई है। टिकट बंटवारे के साथ कुछ तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन जाति का ये तिलिस्म इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।